नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रदेश में कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर के बाबा बागनाथ मंदिर में उत्तरायणी मेला 2023 का शुभारंभ किया गया है और मेले का शुभारंभ प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। मेले के शुभारंभ के मौके पर अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम के साथ कपकोट विधायक सुरेश सिंह गड़िया ने भी मेले का फीता काटकर उत्तरायणी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस मेले में दंगल और वॉलीबॉल के साथ साथ कबड्डी और राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और मेले में आने वाले लोगों के लिए चार धाम की झांकी और हिल एरिया की झांकी मुख्य आरक्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्तरायणी मेले के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के स्थानीय कलाकारों ने भी कई पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया है और मेले को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये खबर जहां पर उत्तरायणी मेला 2023 का शुभारंभ हुआ है और सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और वहां पर कई मुख्य अतिथि के तौर पर लोग जो है वो शामिल होते नजर आए। काफी उत्साह जो है इस मेले को लेकर लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है और इस मेले में दंगल के साथ साथ वॉलीबॉल, कबड्डी और राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और मेले में आने वाले लोगों के लिए चार धाम की झांकी मुख्य आरक्षण का केंद्र लगातार बनी हुई है और उत्तरायणी मेले के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के स्थानीय कलाकारों ने भी कई पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया है। मेले को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे मेले हमारे संस्कृति और संस्कारों को, आने वाली नई पीढ़ी को, आने वाला भारत जो वैभवशाली भारत है उसको बनाने में और देने में कामयाब होते हैं। आज आपने देखा होगा आजकल के युवा बच्चे जिस प्रकार से सोशल मीडिया है और हमारे लोग टीवी से जुड़े रहते हैं, उसके बाद भी हमारी संस्कृति को बचाने वाले उत्तराखंड के लोग अपने परिवार के सहित यहाँ पर आए हैं। और यही नहीं है जो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, यहाँ की लोकल जो खाद्य हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, यहाँ पे उत्तराखंड की सरकार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए अथक प्रयास कर रही है और बहुत गति से काम कर रही है। मैं पुनः उत्तराखंड आगे बढ़ेंगे, बात जोशीमठ की करेंगे। जोशीमठ में पीड़ितों को लेकर प्रदेश सरकार ने राहत राशि देने का कार्य शुरू कर दिया है और इसी के साथ प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि जोशीमठ के साथ ही प्रदेश के अन्य शहरों को भी सर्वे किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से लोगों को राहत देने की लगातार कोशिश हो रही है और कहीं पर किसी भी क्षमता से ज्यादा निर्माण हो चुका है तो उसको संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। आपको जानकारी दें कि जोशीमठ में दरारों और मकानों की संख्या बढ़कर अब 782 हो चुकी है और इसके अलावा 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित घोषित कर दिए गए। इसी के साथ अभी तक आपदा से प्रभावित करीब 223 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार भूदशाओं से प्रभावित लोगों की मदद को लेकर लगातार कोशिश कर रही है और इसी के साथ प्रदेश सरकार की तरफ से प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश की सरकार जोशीमठ में आपदा प्रभावित 125 परिवारों को 1.5 लाख की राहत धनराशि बांटी जाएगी और इसी के साथ विस्थापित परिवारों के लिए मॉडल टेम्परेरी शेल्टर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की पहल है कि जोशीमठ के लोगों ने लगातार उनको राहत दी जाए और साथ ही प्रदेश सरकार की पहल है कि भूधसाओं से प्रभावित लोगों को राहत और एक उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। खबर जोशीमठ से जहां पर राहत कार्य लगातार जारी है और आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर राशि भी वितरित की जा रही है और 148 भवन असुरक्षित घोषित कर दिए गए। दरअसल जोशीमठ के अंदर बड़े पैमाने पर जो लोगों के घर हैं उनके बीच में दरारें आती हुई नजर आ रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट एरिया है जिससे लोग आते जाते हैं उसमें भी काफी ज्यादा दरारें और भूधसाव जैसी स्थिति पैदा हुई है। उसको लेकर प्रदेश की सरकार लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है और हर एक परिवार को जिसकी जो इससे पीड़ित हुआ है उसको लेकर भी सरकार राहत देती हुई नजर आ रही है। 1.5 लाख रुपए की राहत राशि जो है वो निर्धारित की गई है और उसको लेकर कार्य भी किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी परिवार इस क्षति में
पीड़ित है उसकी तुरंत मदद की जानी चाहिए और सेफ जगह उसको पहुंचाया जाना चाहिए और उसके खान पान के साथ साथ जो उसका स्वास्थ्य है उसका भी खासा ध्यान रखना चाहिए। और काफी ज्यादा प्रभावित लोग इसमें जो हैं वो अपनी जिंदगी को बेबस महसूस कर रहे हैं और उसको लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों को एक राहत दी जाए। उन्होंने हमें बता रखा है कि भाई आपके पास कोई भी कमियां होगी आप लगातार हमसे फ़ोन पे संपर्क करना, और जो भी कमियां हमको लग रहा है कि ये कमियां हो रही तो हम प्रशासन अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो अभी जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है उनसे मतलब ठीक है ना? फिलहाल तो सरकार व्यवस्था करी तो ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार भी क्या कर सकते। अगर एक परिवार की बात होती तो 5-5, 600, 20 हज़ार की बात हो रही है। सरकार भी क्या करेगी, इतने लोगों का वो करने में तो टाइम लगता है जी। लेकिन व्यवस्था तो ठीक रहने के लिए ठीक है, पर क्या करें, छत तो है ही नहीं, अपना घर जैसा तो हो नहीं सकता। जी। मठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। निश्चित रूप से देखिए सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है, और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ था पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। भगवान से प्रार्थना कर। आगे बात प्रदेश सरकार लगातार जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावितों को मदद पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है और जोशीमठ में प्रभावितों के लिए लगातार राहत दी जा रही है। प्रदेश के आपदा प्रबंध सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव एवं भूस्खलन के बाद राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्रभावितों की मदद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित 125 परिवारों को 187,50,50 रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी और इसी के साथ केंद्र सरकार की तरफ से CBRI की तरफ से भी विस्थापितों को स्वयं सुरक्षित भूमि पर फ्री फैब हट बनाने की मदद दी जा रही। इसके साथ जिला प्रशासन की तरफ से शीतलहर को देखते हुए जोशीमठ में 10 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को हीटर भी मुहैया करवाए और हीटर की व्यवस्थाएं की जा रही। जोशीमठ में प्रभावितों को राहत राशि के तहत 5,000 रुपए की मदद दी गई है और इसी के साथ पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 10 प्रभावितों को 13 लाख रुपए वितरित किए गए। जिला प्रशासन की टीम लगातार जोशीमठ के भवनों का सर्वे कर रही है और इस सर्वे के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी और लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 223 परिवारों को सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी रूप से विस्थापित किया है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, खाओ। पर बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने 32 साल के युवक कार्तिक का अपहरण कर हत्या करने के मामले को लेकर एक खुलासा किया। इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि पुलिस ने सलेमपुर के एक मकान से 22 साल के कार्तिक का शव बरामद किया है और मृतक के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मुकदमे की दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और जब दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तो दोनों आरोपी शहादत और निपेंद्र ने कार्तिक का गला दबाकर हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया है कि उन्होंने मृतक कार्तिक के परिजन को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर दी है। की हत्या का खुलासा हुआ है और 2 दोस्तों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हर एक पहलू की तफ्तीश हरिद्वार पुलिस से करती हुई नजर आ रही। दरअसल मृतक कार्तिक के परिजन को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ आगे कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से, फिरौती की वजह से या कोई पुरानी रंजिश की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है और पोस्टमार्टम करवाकर हर एक पहलू की तफ्तीश पुलिस कर रही है। आगे लाओ साथ में।
भाई यहीं खड़ा कर लो, बस यहीं खड़ा कर लो भाई, यहीं से हो जाएगा। जाकिर भैया थोड़ा पीछे। के बाद काशीपुर की करेंगे। काशीपुर के जैतपुर घोसी प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी को पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। उसके पास से स्कूल से चोरी किए गए सामानों को भी जब्त कर लिया गया है और इस पूरे मामले में एक फरार आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए जिले के एसपी अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने ये बताया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतपुर घोसी के प्रधान अध्यापक प्रमोद कुमार ITI थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अपनी शिकायत पर उन्होंने ये बताया था कि अज्ञात चोरों ने स्कूल के कंप्यूटर सेक्शन से एक LED स्मार्ट टीवी और कंप्यूटर का मॉनिटर के साथ 2 UPS और 2 स्पीकरों के साथ कुछ अन्य सामान की चोरी की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को लेकर सुरेश को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे जांच शुरू कर दी है। ये चोरी की खबर जहां पर काशीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और स्कूल में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी की इसमें गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये पता लगा कि जो आरोपी है वो कहां पर है। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती हुई नजर आई। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। घोसी जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पे उनके कंप्यूटर कक्ष में चोरी हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने 13 जनवरी को दी थी। तो हमारे द्वारा इसमें FIR पंजीकृत किया गया था और तत्काल एक टीम बनाई गई थी सब इंस्पेक्टर राकेश राय के नेतृत्व में और उस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से आइडेंटिफाई किया इस चोर को। जो भी चोरी का माल गया था, जिसमें एक बड़ी LCD टीवी थी, मॉनिटर था, UPS था, वो सारी डिवाइसें हमारे द्वारा रिकवर की गई हैं। अभी जो गिरफ्तार अभियुक्त सोनू सुरेश है, इसकी और जानकारी कर रहे हैं। अभी एक प्रकरण इसका पूर्व में भी ये चोरी में जेल जाने की बात प्रकाश में आ रही है। इसके साथ एक और अभियुक्त है जो कि फरार है, उसको भी शीघ्र हमारे द्वारा गिरफ्तार किया जाए। बात करेंगे रानी पोखरी पुलिस के कई राज्यों में धोखाधड़ी से लाखों रुपए की रकम ठगने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक कार, 12 मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट की डोंगल और आधा दर्जन से अधिक ATM कार्ड और मोबाइल सिम बरामद किए। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही रानी पोखरी के एक CASC सेंटर संचालक के बैंक खाते को ठगी की रकम मांगने के लिए इस्तेमाल किया था और मामले का खुलासा देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ हरियाणा, गुजरात, UP और झारखंड के थानों में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। जिले के SSP ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर दी है। विजय भट्ट जी हैं जो CSC सेंटर चलाते हैं, उनको जो व्यक्ति आकर के कहते हैं कि साहब हम आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल रहे हैं और आएगा तो आप हमको जो है वो पैसा दे देना। उसने भल मनसात में जब उसके अकाउंट में पैसा आ गया, कंफर्म हो गया, आ गया है, तो उसने 49,500 दे दिए। जब वो व्यक्ति अब बैंक में जाता है तो बैंक में उसको पता लगता है कि भाई मेरे अकाउंट तो बैंक ने होल्ड किया हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन होल्ड किया हुआ है। फिर उसको जब शक हुआ, उसने क्वेरी करी तो क्वेरी करने पर जानकारी पता चला कि भाई जो भी पैसा उसके अकाउंट में आया है, एक गलत ढंग से कुछ बदमाशों ने उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर किसी व्यक्ति को ठग करके डाला है। तो विजय भट्ट जी हैं जो चमोली की करेंगे। खबर चमोली से है जहां पर नगौल नदी की अज्ञात लोगों ने बड़ी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर डालने से तालाब की मछलियों की मौत की खबर आई है और इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पाल भंडारी ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। आपको जानकारी दें कि कुछ समय पहले ही निगोल नदी में मछली मारने के लिए इस्तेमाल किए गए बिजली के तार से करंट की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले में वन विभाग के रेंजर नागनाथ विमल किशोर ने कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और स्थानीय लोग इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील कर रहे हैं।
ये चमोली की खबर, जहां पर ब्लीचिंग पाउडर से मछलियों की मौत की खबर आ रही। निगौल नदी में मछलियों की मौत की खबर आई है और स्थानीय लोगों ने अब जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर मांग की है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो, इसको लेकर भी जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। निगोल नदी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के चरणों के नीचे भुलकुंड तोक से इसका उद्गम स्थल है। लेकिन उद्गम स्थल से नीचे हापला हनोली जहाँ से आबादी शुरू होती है और वहाँ से करीब 13 किलोमीटर का इस निगोल नदी का क्षेत्रफल है। और हापला हनोली से और लास्ट इस जहाँ ये अलकनंदा में मिलती है वहाँ उत्तरों कंडारी गांव तक कई वर्षों से शरारती तत्वों द्वारा भारी मात्रा में कीटनाशक ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पूरे जलीय जंतुओं का जीवन संकट में है। मछलियाँ नदी की सफाई कर्मी भी होती हैं और इतनी मात्रा में जब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जलीय जंतुओं का पूरा अस्तित्व खत्म है। सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पुरी ने पुल का शुभारंभ किया है और इस पुल के बनने के इलाके में आम लोगों को काफी सुविधाएं मिलने वाली हैं। पुल को लेकर शुभारंभ पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने ये कहा कि ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल की आवाजाही करते नजर आते थे और पक्के पुल के निर्माण की मांग की जा रही थी। और इसी के साथ पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने यह बताया है कि लकड़ी के पुल होने की वजह से पुल से भारी वाहनों को नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अब पक्का पुल बनने के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पौड़ी से खबर, जहां पर बोसालपुर का शुभारंभ हो चुका है और तीरथ सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया है। ग्रामीणों ने जो खुशी है वो जाहिर किया और साफ तौर पर जो ग्रामीण काफी लंबे वक्त से इस पुल के इंतजार में थे वो पुल जो है उनको मिलता हुआ नजर आया है। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। और आज मैं इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बोसाल पुल की, ये पूरी हो गई है और इससे कम से कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएँ इससे लाभान्वित होंगी। और अब लालकुआं से है। लालकुआं में उत्तरायणी एवं लोहड़ी मेले के दूसरे दिन मेला कमेटी ने एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया है और शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई। झांकियां शहर में नजर आई है। वापस मेला परिसर के अंदर किया गया। उत्तरायणी एवं लोहड़ी मेले के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में पर्वतीय जागर, मां नंदा, सुंदर का ढोल और घास काटने वाली महिलाओं के साथ साथ सूबे की धान महिला और क्रेन में बैठी राधा कृष्ण की सुंदर झांकी के साथ तांडव करते शिव और काली अखाड़ा हनुमान जी की सुंदर झांकियां शामिल रही। इस मौके पर मेला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। उत्तराखंड के अंदर शीतलहर लगातार जारी है और जिला चंपावत में पहाड़ी इलाकों में लंबे वक्त से बारिश न होने के कारण कड़ाके की ठंड के साथ पाला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग निमोनिया और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में निमोनिया व सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने यह बताया कि लंबे समय से बारिश न होने से क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसका कारण काफी संख्या में निमोनिया और सर्दी जुकाम के मरीज बने हुए। उन्होंने लोगों से ठंड से बचने और गर्म पानी पीने तथा गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुक बाटला ने सभी लोगों से शीतलहर के चलते सतर्क रहने की अपील की है। में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोहाघाट में थोड़ी और ज्यादा ठंडी है, जिससे कि खांसी जुकाम और गले के इन्फेक्शन के ढेर सारे मरीज आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें लोगों को बचाव ये करना है कि बाहर जब भी निकलते हैं प्रयास करिए कि अर्ली मॉर्निंग या लेट शाम को बाहर न रहिए, रहते भी हैं तो कपड़े अच्छे से करके रखना है
और ठंडे पानी से नहीं नहाना है, पीने में भी गुनगुने पानी का यूज करिए। अगर कोई तकलीफ आती भी है तो आप अपने से किसी भी प्रकार की दवाई न लें, प्रयास करें कि किसी भी अस्पताल में दिखा करके डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाइयाँ लें। फिर और आजकल क्या हो रहा है, उस वजह से बच्चे की सांसें भी तेज चल रही हैं, इसमें निमोनिया के लक्षण काफ़ी मिलने लगे हैं। तो इसके बचाव के लिए घर में क्या कर सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहना के रखें। जो घर में कोयला जलाते हैं तो उसके धुएं से बच्चे को दूर रखें, वो भी निमोनिया करने के लिए काफ़ी चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा बचाव रखा जाए, कपड़े अच्छे से अच्छे पहना के रखें। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे की अगर सांसें आपको लगता है तेज चल रही हैं तो तुरंत बिना देरी के उसे अस्पताल। इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।